इन्फेक्शन के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंट डिजीज कंडीशन आती हैं, जिसके अंदर टीबी आता है, चिकन पॉक्स, मीजल, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड वूपिंग कफ। सो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। सो इनके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, दैट्स इट। सो ये सारे जो डिजीज कंडीशन है वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। इट मींस ये जितनी भी डिजीज कंडीशन है उनका जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू एंटर कर रहा है? आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू, या तो इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, और जिसके अंदर आपका मेन जो कॉजेज है वो रहेगा ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन। नाउ हम इनको अलग अलग तरीके से हम इनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो जंप टू द फर्स्ट डिजीज कंडीशन, दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस डिजीज कंडीशन, ट्यूबरक्लोसिस। सो इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे? डेफिनेशन, कॉजेज, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम, एनी कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। और लास्ट में हम इसका क्या पढ़ेंगे? नर्सिंग मैनेजमेंट। इट मींस क्या उसके डायग्नोसिस है और क्या तुम प्रिवेंशन के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। सो ट्यूबरक्लोसिस की क्या डेफिनेशन होगी? इट इज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन that is caused by Mycobacterium tuberculosis and may affect the overall रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मीन्स इसके अंदर जो मेन कॉजेज है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है? ड्रॉपलेट के थ्रू, इट मीन्स कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके थ्रू, वो ड्रॉपलेट के थ्रू आया बैक्टीरिया और कहाँ पे चला गया? हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया। सो कुछ टाइम पे वो क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है हेल्दी पर्सन के अंदर, बट हाँ जब वो फिर से किसी अनहेल्दी पर्सन के साथ या फिर ट्यूबरक्लोसिस वाले पर्सन के साथ फिर से कांटेक्ट में आएगा तो गाइस उस टाइम पे वो रीएक्टिवेट होके वो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन को। और ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मानी गई है इन द वर्ल्ड। एंड गाइस इसके अंदर कौन कौन से वाइटल ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? इट मींस ऐसे कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनमें ट्यूबरक्लोसिस, जिनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है? बोन्स में, जॉइंट्स में, लिम्फ ग्लैंड्स में, स्किन में, ब्रेन में। सो आप बोल सकते हो इट में अफेक्ट ब्रेन, lymph nodes, uterus, spine, bones, joints, etc. So these all are the different sides of the tuberculosis. Next हम पढ़ेंगे इसके risk factor. सो हमने कॉजेज तो देख लिया। ट्यूबरक्लोसिस का मेन कॉज रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। नेक्स्ट चीज आती है कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, इट मींस जो उसको कॉज कर सकते हैं या उसको उस डिजीज कंडीशन को बढ़ा सकते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर।
किस चीज के लिए? ट्यूबरोक्लोसिस के लिए। सो इसके अंदर सबसे पहले आता है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन। कैसे? ओवर, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, गाइस आपको नहीं पता है कि पॉपुलेशन में, ओवर क्राउडेड एरिया में कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको क्या है, ऑलरेडी ट्यूबरोक्लोसिस है। सो सबसे पहला रिस्क रहता है ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन। सेकेंड थिंग आती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्यों कॉज करेगा ट्यूबरोक्लोसिस को? क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई है वो मेनली लो इम्यूनिटी वाले पर्सन को ज़्यादा अटैक करता है। सो इसमें माल न्यूट्रिशन भी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो सकता है। थर्ड थिंग आती है पोवर्टी। पोवर्टी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द माल न्यूट्रिशन, बिकॉज जो बंदा पुअर है वो खाना कहाँ से लाएगा? उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होगी, तो उसको क्या कॉज हो सकते हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीज, पोवर्टी। फोर्थ वन, ओवर क्राउडेड हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, पोवर्टी हो गया। नेक्स्ट आता है एल्कोहलिज्म। यू ऑल नो दैट एल्कोहलिज्म एंड सिगरेट स्मोकिंग टोटली डैमेज टू योर लंग्स। सो एल्कोहलिज्म भी एक कॉज रह सकता है। लाइक एक्सेसिव अगर एल्कोहलिज्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कॉज कर सकता है। नेक्स्ट थिंग आती है ड्रग एडिक्शन। फिफ्थ वन इज द ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन भी कॉज कर सकती है ट्यूबरोक्लोसिस की कंडीशन को। लाइक ये डायरेक्ट आपको ट्यूबरोक्लोसिस नहीं कॉज करेंगे, बट हाँ किसी अनदर वे से। फॉर एग्जांपल किसी ने कोई ड्रग एडिक्टेड है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, तो हो सकता है उसको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन होगी और उसकी लो इम्यूनिटी की वजह से वो कहीं ओवर क्राउडेड प्लेस में गया और वहाँ पे उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई ने घेर लिया, तो उस रीज़न की वजह से वहाँ पे हो सकता है ट्यूबरोक्लोसिस। एंड गाइज लास्ट वन रह सकता है HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन ऑलरेडी मैंने बताया है लो इम्यून सिस्टम होने की वजह से। सो सिक्स्थ वन इज द HIV इन्फेक्शन। So these all are the predisposing factor for the tuberculosis. Next हम देखते हैं sign and symptom related to the tuberculosis. Sign and symptoms. So sign and symptom में कोई भी अगर बैक्टीरिया आपके लंग्स में या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जंप कर रहा है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा? फीवर आएगा, कफिंग होगी। तो क्या क्या आप लिख सकते हो? फीवर, कफिंग, हीमोपटाइसिस। व्हाट इज हीमोपटाइसिस? इट मीन जो स्पूटम है उसमें ब्लड आएगा, ब्लड इन स्पूटम। फटीग रहेगी, इट मीन्स उसको थकावट रहेगी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा खांसी आएगी कि उनको बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी। वेट लॉस होगा। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, इट मीन्स भूख नहीं लगेगी। टायर्डनेस रहेगा। इन्फेक्शन होंगे डिफरेंट। साइन एंड सिम्टम में फीवर, कफिंग, हीमोपटाइसिस, फटीग, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, टायर्डनेस एंड ऑल्सो अनीमिया भी वहाँ पे हो सकता है, बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई है वो कहीं ना कहीं आपके जो ब्लड के कंटेंट होते हैं उनको वो कम कर देता है। इट मीन्स आरबीसीज को कम कर देगा। नेक्स्ट आता है कि इसका जो क्लासिकल साइन आता है वो लाइक आप कब बोल सकते हो कि ट्यूबरोक्लोसिस का टेस्ट उसको करवा लेना चाहिए। सो गाइस, जब भी किसी को 3 वीक्स के लिए लगातार कफिंग वाला अगर स्पूटम हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, तो उनको कहीं सेंटर में जाके ट्यूबरोक्लोसिस का टेस्ट करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट जंप टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। So next one is the diagnostic evaluation used for the tuberculosis. कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं जो हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट द ट्यूबरोक्लोसिस? सो सबसे पहले जो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट आता है दैट इज द स्पूटम एग्जामिनेशन।
स्पूटम एग्जामिनेशन। सो स्पूटम एग्जामिनेशन में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई है वो उसमें बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द ट्यूबरोक्लोसिस। इट मीन्स ट्यूबरोक्लोसिस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पूटम कल्चर करते हैं। सेकेंड थिंग आती है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे इट मीन्स एक्सरे में हम पूरा आइडेंटिफाई करेंगे कितने लंग्स को इफेक्ट किया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लाई ने। एंड थर्ड वन इज द मॉन्टॉक्स टेस्ट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। सो ये वाला जो टेस्ट है दैट इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द ट्यूबरोक्लोसिस। इट मीन्स इसको हम कंफर्मेटिव नहीं बोल सकते, बट यस हम इनको बोलेंगे स्क्रीन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसमें हम क्या करते हैं, एक प्यूरिफाइड पीपीडी लेते हैं और उसको हम इंजेक्ट करेंगे स्किन के थ्रू, इंट्राडर्मली हम उसको इंजेक्ट करते हैं। और उस एरिया में हम क्या करते हैं, एक पेन से एक सर्कल लगा देंगे और 15 मिनट्स के लिए वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं हो रही है, कोई स्वेलिंग तो नहीं हो रही है। अगर वो एरिया 5 mm, ध्यान रखना, अगर वो एरिया 5 mm से ज़्यादा हो रहा है, किसका, जो HIV वाले पेशेंट का अगर 5 mm से ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स वो उसको क्या हो रखा है, ट्यूबरोक्लोसिस। सेकेंड थिंग, नॉर्मल पर्सन, जैसे एग्जाम्पल ले लो, कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो ट्यूबरोक्लिन टेस्ट करने के लिए गया और उसको वो इंजेक्ट कर दिया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे 10 mm से ज़्यादा एरिया कवर कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल जो रेडनेस है वो 10 mm से ज़्यादा हो गया है। इट मीन्स वो कंफर्म हो गया है कि इसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलाई है वो चला गया है। सो ये डिफरेंस है किसका, HIV पेशेंट का और नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। ओके, लाइक अगर आप नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बोलोगे मोर देन 10 mm, देन इट्स कंफर्म कि वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर HIV पेशेंट का 5 mm से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव है, और गाइस अगर इससे कम होगा तो ऑब्वियसली वो टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ट्यूबरोक्लोसिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने पढ़ लिया है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर सकते हैं। लाइक अगर नॉर्मल पर्सन भी, फॉर एग्जांपल कोई क्राउडेड प्लेस में गया है और उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है 2 हफ्तों से, सो उसको जाके स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए एज सून एज पॉसिबल। सेकेंड थिंग आती है डॉट्स थेरेपी। What is DOTS therapy? It's direct observation treatment short course. For example, जिसमें क्या दी जाती हैं, कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जो कि 6 to 12 months के लिए यूज की जाती हैं। At the time of birth, this is also included in the prevention, BCG। आप सबको पता है एट द टाइम ऑफ बर्थ एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक इंजेक्शन लगता है, दैट इज कॉल्ड द BCG, बैसिलस कैलमेटे ग्वेरिन। ये मेनली यूज किया जाता है ट्यूबरोक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट चीज आती है सोशल हाइजीन। सोशल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, जिसके अंदर एडिक्वेट डाइट आएगी, क्योंकि मैंने आपको प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में पढ़ाया था कि माल न्यूट्रिशन, पोवर्टी, ये सारे कॉजेज रह सकते हैं ट्यूबरोक्लोसिस से। सो इसीलिए उनसे प्रिवेंट करने के लिए एडिक्वेट न्यूट्रिशन लेना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री हाउसिंग होनी चाहिए, पोवर्टी कम होनी चाहिए, अच्छे से डिस्पोजल होना चाहिए। ये सारे किसके प्रिवेंशन होते हैं, ट्यूबरोक्लोसिस के। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम मेनली इसमें क्या यूज करते हैं, डॉट्स थेरेपी। डॉट्स थेरेपी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट कोर्स, और जिसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, डॉट्स के अंदर कौन कौन सी आती हैं, आइसोनियाजिड, रिफाम्पसिन, पायराजिनामाइड, जिनामाइड, इथाम्बुटोल,
एंड लास्ट आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज द एंटीबैक्टीरियल ड्रग, और ये क्या करती है, आपके 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। अगर इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया जाएगा तो जो बच्चा होगा वो बहरा पैदा हो सकता है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन को इन द प्रेग्नेंट वीमेन। सो ये सारी डॉट्स की ड्रग्स आती हैं जो कि मेनली कितने टाइम के लिए कोर्स चलता है, 6 to 12 मंथ्स के लिए, और इसमें जितनी भी डोजेस जाती हैं या जितनी भी टैबलेट्स देते हैं वो इन फ्रंट ऑफ द पैरामेडिक स्टाफ या इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर के सामने ही हम पेशेंट को खिलाते हैं। सो लास्ट में हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, डायग्नोसिस एंड द इंटरवेंशन। सो क्या क्या डायग्नोसिस बनेंगे, फर्स्ट डायग्नोज होगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू एक्सेसिव स्पूटम या एक्सेसिव कफ भी आप बोल सकते हो। सेकेंड थिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग related to excessive cough production। थर्ड थिंग आती है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, क्योंकि जो ट्यूबरोक्लोसिस वाला पर्सन होता है उसकी एक्टिविटी, जो नॉर्मल डेली लिविंग एक्टिविटीज जो करता है उसको करने की कोई भी क्षमता नहीं होती। एक्टिविटी इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस रिलेटेड टू वीकनेस। नेक्स्ट थिंग आप मेंशन कर सकते हो फटीग, फटीग भी उसको रहेगा। नेक्स्ट थिंग आप मेंशन कर सकते हो लॉस ऑफ एपेटाइट, या आप इसकी जगह लिख सकते हो इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। सो गाइज ये सारे क्या रहेंगे उसके नर्सिंग डायग्नोसिस। नाउ कम्स टू द नर्सिंग इंटरवेंशन। सो नेक्स्ट आर द नर्सिंग इंटरवेंशन रिलेटेड टू द ट्यूबरोक्लोसिस। सो नर्सिंग इंटरवेंशन बेसिकली क्या रहती हैं, जो आप केयर करते हो एक ट्यूबरोक्लोसिस पेशेंट की। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, असेस द फिजिकल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप सबको पता है, हम उसमें असेसमेंट, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ये सारी चीज़ें देखते हैं। सेकंड थिंग आती है असेस ऑल द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट, ऑल द वाइटल्स ऑफ द पेशेंट। और वाइटल साइन में आप मेनली क्या चीज़ें देखोगे इन ट्यूबरोक्लोसिस, आप उसका रेस्पिरेटरी रेट देखोगे, बीपी देखोगे, टेम्परेचर देखोगे। थर्ड थिंग आती है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम उसको एडवाइस करेंगे डॉट्स थेरेपी में, अच्छे से हम उसकी ऑब्जर्वेशन रखेंगे। जो उसका मास्क है उसको भी हम अच्छे से अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, हैंड हाइजीन के लिए बोलेंगे, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, आइसोलेशन के लिए बोलेंगे। सो ये सारे किसके अंदर आते हैं, इंटरवेंशन फॉर द ट्यूबरोक्लोसिस पर्सन।